हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको डीएम प्लांट के बारे में बताऊंगा। डीएम प्लांट का फ्लो डायग्राम किस तरह से रहता है और उसमें कैटायन एनायन का रिजनरेशन कैसे होता है, डिगैसर कैसे वर्क करता है। ये बहुत सारे इंटरव्यू में बॉयलर ऑपरेटर को, बीओ इंजीनियर को पूछा जाता है कि डीएम प्लांट की वर्किंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से रेजिन होते हैं, उसमें पीएच का जो कन्वर्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो जो डीमिनरलाइजेशन प्लांट है इसको डीएम प्लांट बोलते हैं। जो अपने को बॉयलर वाटर जो है यूज कर रहे हैं अपन, वो डीएम वाटर रहता है। मतलब जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है वो अपन एक्सटर्नली रिमूव करते हैं, ठीक है। और अपन जब हाइड्रोजन और टीएसपी डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनली ट्रीटमेंट। ये बॉयलर के जो वाटर ट्रीटमेंट है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन प्लांट। तो ये जो वंस थ्रू बॉयलर रहता है उसमें क्या ट्रीटमेंट, इंटरनली ट्रीटमेंट नहीं रहता है, ड्रम नहीं रहता, इसलिए तो उसका जो ट्रीटमेंट रहता है वाटर का वो एक्सटर्नली रहता है। तो इसमें डीमिनरलाइजेशन प्लांट बोलते हैं। डीएम प्लांट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीमिनरलाइजेशन प्लांट। तो जो अपना रॉ वाटर, जो एमआईडीसी से पानी आता है, जो रिवर से जहाँ से भी आप लेते होंगे, वो पानी रिजर्वायर में आता है। बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है। ये रिजर्वायर थोड़ा जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहता है। कभी कभी क्या होता है कि एमआईडीसी से पानी नहीं आएगा और आपका रिजर्वायर अगर छोटा है तो उसमें क्या होगा, आपका डीएम प्लांट चला नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि रिजर्वायर अगर बड़ा है, एमआईडी से 2 दिन पानी भी नहीं आया, तो आपका ये रिजर्वायर में जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो रिजर्वायर में जो पानी रहता है उसका पीएच कितना रहता है? 7.5 टू 8.5, 8.2 तक के। तो रिजर्वायर में जो भी रॉ वाटर रहता है तो रॉ वाटर का पीएच कितना रहता है? 7.5 टू 8.2। तो ये रिजर्वायर से फिर पानी अपन कहाँ पे लेते हैं? तो रिजर्वायर से पानी जो लेते हैं अपन, वो जाता है रॉ वाटर पंप से। यहाँ पे 2 पंप रहते हैं, एक स्टैंड बाय रहता है, एक रनिंग रहता है। तो यहाँ से अपन मल्टी ग्रेड फिल्टर में जाते हैं। अब ये मल्टी ग्रेड फिल्टर मतलब क्या है? नाम से ही आपको पता चलेगा कि मल्टी ग्रेड फिल्टर। यहाँ पे अलग अलग ग्रेड के ग्रैन्युल्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं, पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। अलग अलग साइज का ग्रैन्युअल रहेगा। जैसे सैंड फिल्टर जो है उसमें जैसे ग्रैन्युअल रहते हैं अलग अलग साइज के, उसी तरह से इसमें भी अलग अलग प्रकार के ग्रैन्युअल्स रहते हैं। तो इसलिए इसको मल्टी ग्रेड फिल्टर बोलते हैं। ये पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये जो आगे अपन जब भी इसमें सैक में जाएंगे, एसबीएम में जाएंगे, तो उसमें जो लोड है उसका वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी अगर फिल्टर करके आपका पानी रहेगा तो बाद में फिल्टर करने के लिए अपने को आसानी जाएगी। तो मल्टीग्रेड फिल्टर का आपको पता चल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोडोजिंग होती है, हाइपोक्लोराइड डोजिंग होती है और पॉली इलेक्ट्राइड डोजिंग होती है। यहाँ पे हाइपोक्लोराइड की डोजिंग होती है, हाइपोक्लोराइड और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डोजिंग होती है। हाइपोक्लोराइड और पॉली इलेक्ट्राइड की डोजिंग एमजीएफ के बाद में होती है। उसके बाद आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। तो ये जो कार्बन फिल्टर है इसमें क्या करते हैं? कार्बन रहता है। तो ये जो कार्बन रहता है वो एक्टिवेटेड कार्बन रहता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का मेन काम है कि अपने को क्लोरीन को रिमूव करना है। क्लोरीन कैसे चेक करेंगे? जैसे ये आप एफआरसी चेक करते हैं, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। तो ये क्लोरीन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना अपना क्लोरीन है करके। जैसे कूलिंग टावर में जैसे चेक करते हैं अपन, एफआरसी 0.2 तो 0.5 रहता है क्लोरीन, वो करता है। क्लोरीन का काम क्या है कि एल्गी को किल करता है। तो यहाँ पे क्या करता है? ये क्लोरीन सैक की लाइफ कम कर देता है, इसीलिए यहाँ से क्लोरीन गैस को अपन रिमूव करते हैं। ये क्लोरीन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, शुगर हो गया, ये भी यहाँ से रिमूव करता है। ये क्लोरीन को रिमूव करता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करता है। जैसे बैड टेस्ट है, टेस्ट ऑर्डर हो गया, या फिर
कलर हो गया, ये पानी के अंदर जो कलर है उसको भी रिमूव करता है, पानी का जो बैड टेस्ट है उसको भी रिमूव करता है, जो गंध है, बास है, ऑर्डर, वो भी इसमें रिमूव होता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन में मेनली क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें कार्बन यूज करते हैं, या तो चारकोल यूज करते हैं या फिर एंथ्रासाइड कोल यूज करते हैं, जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो। इसमें कौन सा यूज करते हैं? चारकोल यूज करते हैं या फिर एंथ्रासाइड कोल। तो किसी ने पूछा आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का काम क्या है, उसमें क्या क्या यूज होता है और वो क्या रिमूव करता है। तो बैड ऑर्डर, बैड स्मेल, कलर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑयल, अल्कोहल और क्लोरीन, ये सब रिमूव करता है। और उसमें चारकोल और एंथ्रासाइड कोल जो भी कार्बन परसेंटेज हाई परसेंटेज है वो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लोरीन इसका लाइफ सैक का कम कर देता है, इसीलिए उसको क्लोरीन को रिमूव करते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या होता है। तो इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं उसका साइज क्या रहता है। अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो इसका साइज रहता है 1 to 150 माइक्रोन। अगर ये ग्रैन्युअल साइज में है तो ये 0.5 to 4 mm तक रहता है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 to 150 माइक्रोन रहेगा, अगर ग्रैन्युअल में है तो 0.5 to 4 mm रहेगा। उसके बाद जाता है सैक में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन। तो वीक एसिड कैटायन भी रहता है और स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन भी रहता है। तो ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, कुछ कुछ प्लांट में वीक एसिड कैटायन भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन दोनों रहेंगे, लेकिन अपन यहाँ बात करते हैं खाली स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन। तो दो प्रकार के रेजिन होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। तो जो कैटायन रेजिन होते हैं, कैटायन रेजिन वो हाइड्रोजन आयन होता है, और एनायन रेजिन होते हैं वो OH आयन, हाइड्रोक्सी एनायन रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन को ट्रैप करते हैं और एनायन रेजिन हाइड्रोक्सिल आयन को ट्रैप करते हैं। तो कैटायन रेजिन इस तरह से डिनोट करते हैं और एनायन रेजिन इस तरह से डिनोट करते हैं। और जो मिक्स बेड रहता है उसमें ये दोनों रहते हैं, मिक्स बेड रहता है उसमें दोनों रहते हैं। तो ये आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि दोनों इसमें क्या रहते हैं करके। तो आपको पता चल गया है कि सैक में मेरा क्या रहता है। ठीक है, अगर समझो आपको पीएच को अगर बढ़ाना है तो मार्फोलिन डालेंगे, और पीएच को कम करना है तो H2SO4 डालेंगे। पीएच को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, मार्फोलिन डालूंगा, और पीएच को कम करना है तो पीएच को इंक्रीज करना है तो मैं मार्फोलिन डालूंगा, और पीएच को कम करना है तो रिड्यूस करना है तो H2SO4 डालूंगा। और कूलिंग टावर में कॉस्टिक एसिड डालते हैं, पीएच को इंक्रीज करेंगे। बॉयलर में मार्फोलिन यूज करते हैं, डीएम प्लांट में भी मार्फोलिन यूज करते हैं पीएच को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो पानी होता है, पानी को शुद्ध करना अपना काम होता है। ये जो पानी को शुद्ध करने का काम क्या होता है, पानी को शुद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, तो पानी के अंदर पहले क्या क्या होता है वो प्रोसेस चेक करते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोनेट रहते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, क्लोराइड को ऐसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है सल्फेट या SO4, और सिलिकेट, ये है SiO3। तो मेनली किसके रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम
और सोडियम। तो आपको अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है तो आप MgCO3 लिखेंगे। तो आप ऐसे ध्यान में रखना है, उसके आगे CaMg लगाना है। तो आप इजी तरह से उसके नाम याद में रख सकते हैं और उसका फार्मूला क्या है वो आप याद रख सकते हैं। तो जो पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये अपने को पूरा रिमूव करना है। तो इससे क्या होता है, वाटर जो होता है हार्ड होता है और अपने को हार्ड वाटर बॉयलर में नहीं चाहिए। ये सब कार्बोहाइड्रेट बाइकार्बोनेट ये रिमूव होना चाहिए, ये ट्यूब के लाइफ को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से रिमूव करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सैक में स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, तो जब भी मेरा इसमें पानी सैक के बाद आएगा, पहले पीएच कितना था 7.5 से 8 पॉइंट, तो जैसे ही सैक के बाद आपका पीएच जो है वो ड्रॉप हो जाएगा 3 to 3.5 आएगा। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपका सैक के बाद पीएच कितना रहता है, पहले कितना रहता। तो ये जो पीएच का कम ज़्यादा जो होता है वो कैसे होता है आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो रिएक्शन में बताता हूँ, आप में पानी में रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फार्मूला ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस RH माइनस। तो ये जो ये कैटायन रेजिन है, इसके साथ रिएक्शन होगा CAR प्लस R माइनस प्लस H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड। तो जब भी इस सैक में रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैटायन रेजिन की रिएक्शन होगी और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन आएगा कैटायन कार्बोनिक एसिड और ये CAR प्लस। तो ये जो रेजिन है ये मैंने आपको बताया कि ये कैटायन रेजिन है जिसको डिनोट करते हैं हाइड्रोजन आयन से। तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब इसके जगह कैल्शियम कार्बोनेट की जगह मैं कैल्शियम क्लोराइड रख सकता हूँ या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड भी रख सकते हो। तो CaCl2 का रिएक्शन भी देखेंगे तो R प्लस और Cl माइनस, तो इसका रिएक्शन आता है CAR प्लस HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो कुछ देर बाद क्या होता है, जब भी आप इसको रेजिन्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सब कार्बोनेट और जो भी ये आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट निकालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद रेजिन की जो लाइफ होगी वो कम हो जाएगी। उसको क्या है, वो धीरे 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 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट निकालना कम कर देगा। तो एक समय के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो वाटर का हार्डनेस कितना है, उसमें सिलिका कितना है, वो सब अपन चेक करेंगे, पीएच कितना है वो सब चेक करेंगे। उसके बाद इसका रीजनरेशन करेंगे। तो जो एनायन होता है, कैटायन होता है, उसको रीजनरेशन किससे करते हैं, HCl से। ठीक है, कैटायन को रीजनरेशन कैसे करते हैं, HCl या फिर H2SO4 से। और एनायन को रीजनरेशन कैसे करते हैं, NaO से। एनायन का रीजनरेशन NaO से, AO से, NaOH। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, आपका बचा CAR R माइनस और मैं HCl से उसको रीजनरेशन कर रहा हूँ। तो CAR प्लस HCl, तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, CaCl2 प्लस R माइनस H प्लस। तो आपका जो ये रेजिन था, कैटायन रेजिन, ये रीजनरेट हुआ। ये जो फॉर्मेशन आया, ये जो फॉर्मेशन, इसमें मैंने क्या किया, HCl को रीजनरेशन किया। मैंने कैटायन को बोला कि कैटायन से किस तरह रीजनरेशन करते हैं, HCl से रीजनरेशन करते हैं। तो HCl से रीजनरेशन करते हैं तो क्या आता है, R माइनस प्लस H।
दोस्तों जो कैटायन का आयन है उसका रिजनरेशन कैसे होता है, तो ये जो यहाँ Ca+R- हुआ है इसके साथ HCl से कभी भी रिजनरेशन होगा कैटायन से, तो HCl के साथ जब रिएक्शन होता है तो CaCl2 फॉर्म होता है और ये अपने को कैटायन रेजिन जनरेट होगा। तो जब भी अपन रिजनरेशन करते हैं उसके बाद क्या होता है कि रेजिन जो होता है वो जनरेशन जैसे का वैसा हो जाता है। तो रिजनरेशन अपने को शिप में 8 आवर के बाद या 10 आवर के बाद या फिर 24 घंटे के बाद भी आ सकता है। ये रिजनरेशन के रीजन की कैपेसिटी के ऊपर रहता है। तो अपन पीएच, कंडक्टिविटी, TDS, सिलिका एंड हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं। तो इसमें सैक के बाद जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, इसमें पीएच आया 3 to 3.5, उसके बाद जाता है डिगैसर। तो डिगैसर का काम क्या है, मेनली CO2 को रिमूव करना, CO2 रिमूव करना। CO2 जो गैस है ये SBA की स्ट्रॉन्ग बेस एनायन की लाइफ क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो डिगैसर के बाद आता है डिगैसर पंप और उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। तो इसमें डिगैसर क्या करता है, एक उसका मैं डायग्राम निकाल के बताता हूँ। ऐसा एयर वेंट रहता है, उसमें ऐसा टावर रहता है, नीचे में ऐसा पानी रहता है, ये डिगैसर हो गया। यहाँ से ऊपर से ये सैक का वाटर आता है, सैक से जो निकला हुआ है वो वाटर आएगा और यहाँ से नीचे ब्लोअर रहेगा, उसको डिगैसर ब्लोअर बोलते हैं। तो ये ब्लोअर चालू करने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है वो CO2 रिमूव होगा। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है वो कार्बोनिक एसिड जैसे आपने पहले रिएक्शन में देखा होगा कि कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म होता है और उसको कैसे, तो ये डिगैस वाटर हो गया। मतलब यहाँ से पानी आके यहाँ से ब्लोअर से एजिटेशन होता है और CO2 गैस रिमूव होता है और खाली डिगैस वाटर इसमें SBA में जाता है। तो यहाँ से निकला हुआ एसिडिक वाटर है जिसका pH कम है। तो जो कार्बोनिक एसिड है फॉर्मेशन हुआ था CaCO3 प्लस RH माइनस प्लस, इसका जो रिएक्शन हुआ था इसमें कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ था। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अपन SBA सैक की रिएक्शन हुई थी। तो इसमें जब कार्बोनिक एसिड कौन सा फॉर्म हुआ, ये वाला H2CO3। ठीक है, तो ये आया H2O प्लस CO3, ये O है और ये 3 टाइम्स O2। ठीक है, ये H2 ये H2। तो इसी तरह से CO2 गैस जो है वो रिमूव होता है और खाली वाटर आगे जाता है। तो डिगैसर ब्लोअर जो होता है वो एक हाइट में रहता है, तो क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आता है, तो अपने को जो पंपिंग का पावर लगता है वो बहुत कम लगता है। आप जब भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का कैप निकालने के बाद यहाँ से गैसेस निकलती है। जब भी आप थम्सअप का बॉटल खोलते हैं तो खोलने के बाद क्या है, गैसेस निकलते हैं। वो गैसेस को ही वो क्या है, उसमें CO2 गैस निकलती है। तो वही एक कार्बोनिक एसिड है। तो ये कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ये इजीली ब्रेकअप होता है, CO2 इसमें निकल जाता है और खाली H2O बनता है। तो डिगैसर के बाद फिर क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। तो इसमें आपका pH क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये एक एनायन रेजिन है। एनायन रेजिन कैसे डिनोट करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन से, OH निगेटिव आयन। तो ये जो OH निगेटिव आयन है तो यहाँ पे H2SO4 फॉर्म जो हुआ उसके साथ निगेटिव आयन OH माइनस आयन जब रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ReSO4 प्लस H2। तो लास्ट में अपने को वाटर जो मिलता है वो DM वाटर मिलता है। ठीक है, तो सभी जो मेनली डिगैसर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट निकल जाते हैं। और ये जो SB है इसमें से क्या निकल जाते हैं, सल्फेट। ये जो सल्फेट था ये निकल गया, फॉस्फेट निकल गया,
ये सब इजीली ब्लो डाउन से निकल जाते हैं। तो सिलिकेट हो गया, ये तीनों के तीनों इसमें SBA में निकल जाते हैं। तो यहाँ के इसके बाद आता है PS 729। और जो एनायन रेजिन है उसका जनरेशन अपन किससे करते हैं, NaOH से, तो R प्लस SO4 माइनस। तो ये जो बचा है इसका रिजनरेशन कैसे करेंगे, इसके साथ रिएक्ट होगा NaOH, Na प्लस, तो रिएक्शन आएगा इसका NaSO4 प्लस R प्लस OH माइनस। तो आपका जो ये रेजिन है एनायन रेजिन, ये क्या होगा, रिजनरेट हो गया। तो जब भी एनायन का रिजनरेशन किससे करेंगे, NaOH से, और कैटायन का रिजनरेशन किससे करेंगे, HCl या फिर H2SO4। तो ये दोनों रिजनरेशन आ गया। तो समझो ये उसके बाद जो पानी जाता है इसमें pH कितना आया, 7 to 9 pH है। SBA के बाद 7 to 9 pH है। उसके बाद रहता है मिक्स बेड। मिक्स बेड में क्या रहता है, दोनों भी रहते हैं, कैटायन भी रहता है और एनायन भी रहता है। तो समझो जो कैटायन एनायन से जो भी स्लिपेज हुआ है, सिलिका स्लिपेज हो गया है, कार्बोहाइड्रेट बाइकार्बोनेट जो भी स्लिपेज हुआ है वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए मिक्स बेड उसको बोलते हैं। मेनली इसमें सिलिका स्लिपेज होता है, ठीक है, वो उसमें कवर अप किया जाता है। तो मिक्स बेड के पास pH रहता है 6 to 7। तो यहाँ पे अपने को DM वाटर की pH जो रहती है फीड वाटर की, ये 8.5 to 9.5 रहती है। और आपको यहाँ pH कितना आया है, 6 to 7। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्पोलिन डोजिंग करूँगा और pH को इंक्रीज करूँगा, ठीक है ना। इजीली pH को इंक्रीज करूँगा मार्पोलिन डोजिंग, या फिर इसमें DM टैंक में जाएगा और DM टैंक से फिर DM ट्रांसफर से डीएरेटर में जाएगा। तो ये जो मिक्स बेड है इसका भी रिजनरेशन करना पड़ता है। तो जो मिक्स बेड रहता है, मिक्स बेड में दोनों भी रहते हैं, एक एनायन रहता है और एक कैटायन रहता है। तो एनायन जो रहते हैं वो हल्के रहते हैं और कैटायन जो रहते हैं वो हेवी रहते हैं। तो जब भी कैटायन क्या करते हैं, मिडल पोर्शन से डालते हैं और नीचे से इसमें रिजनरेशन ड्रेन करते हैं, और एनायन को क्या है, ऊपर से डालते हैं और यहाँ से ड्रेन करते हैं। तो इस तरह से इसका रिजनरेशन होता है। ये मिक्स बेड का रिजनरेशन है, इसमें दोनों से ही रिजनरेशन होता है, NaOH और उससे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।